आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन पे। आरआरबी एग्जामिनेशन आप सभी के अगस्त महीने में शेड्यूल कर दिए गए हैं। आने वाले 2 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करोगे इस एग्जाम के लिए, उस पर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में। और स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो बिगिनर है, यानी कि पहली बार ही एग्जाम देने जा रहे हैं, वो किस तरीके से तैयारी करेंगे आने वाले समय पे, ताकि पहली बार में उनका पेपर अच्छा निकले और पहली बार में वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एक एक चीज के ऊपर, तो सेशन को कंप्लीट देखिएगा, मिस नहीं करना है सेशन को। हो सकता है थोड़ा सा लेंथी सेशन हो जाए क्योंकि डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो आई होप सो कि आप सभी फिलहाल एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए तो भाई अब तैयारी शुरू कर दो, बहुत ज्यादा समय नहीं है। जो भी समय बचा है इसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी एकदम सही डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिले हमें। ठीक है, तो 5 स्टेप आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 5 स्टेप में बहुत ही दमदार तैयारी हो जाएगी आप सभी की, डिटेल में डिस्कशन होगा, कंप्लीट सेशन को देखें। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि ये सेशन किन लोगों के लिए। देखो, बिगिनर्स के लिए मैंने एक कंप्लीट सेशन रखा है। वो कैंडिडेट जो पहली बार एग्जाम देने चाहेंगे, उन कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये पूरा का पूरा प्लान डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा सेशन जो पहली बार एग्जाम देने जाने वाले। ठीक है, बिगिनर्स 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बिगिनर्स कौन है। बिगिनर्स देखिए 2 तरीके के होते हैं। पहले वो बिगिनर्स जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद में अब तैयारी करना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ या सिलेबस को टच भी नहीं किया हुआ। जैसे नोटिफिकेशन आया, उन्होंने देखा कि अब हमें इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, या पहले वो किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे और अब वो स्विच करके आरआरबी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं कहूंगा कि आप सभी के सभी कैंडिडेट्स तैयारी करो। आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी करो, एसबीआई क्लर्क जो सितंबर के महीने में आने वाला है, उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी आप शुरू कर दो, है ना। उनमें भी आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी काम में आने वाली है। 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट उतना आसान भी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो माइंड में रखो कि एसबीआई क्लर्क आने वाला है, हम उसकी तैयारी करेंगे, आईबीपीएस पीओ आने वाला है, उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप्स ऑफ बिगिनर कौन से हैं? वो बिगिनर्स जिनका 60% 70% सिलेबस हो चुका है, बट अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है उन्होंने। मतलब पहले कोई भी पेपर नहीं दिया, उन्होंने तैयारी करना शुरू किया था, 60% 70% सिलेबस वो कंप्लीट कर चुके हैं, और अब आगे का सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, और फिर पहली बार ही एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो वो कैंडिडेट्स के ऊपर मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वो पहले वाले बिगिनर से थोड़ा सा आगे है रेस में। ठीक है, बाकी रिपीटर्स तो देखो हर एक एग्जाम में होता है, इसमें भी पिछले साल वाले कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे बैठने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 5 स्टेप में हम कंप्लीट सेशन को डिस्कस करेंगे। 5 स्टेप कौन कौन सी होने वाली है डिटेल में समझिएगा। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आप चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए तैयारी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है सर? स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस। ये कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, बट एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो या जीवन में लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के बारे में, उस एग्जाम के बारे में ना अवेयर होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस आपकी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए कि एग्जाम हम देने जाने वाले हैं तो हमसे किन किन चीजों की डिमांड की जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। आने वाले 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट चीजें ना आप एक ब्लूप्रिंट की तरह अपने पास में रख लीजिएगा, एक प्रॉपर एक नीट एंड क्लीन शीट पे नोट डाउन करके, और अपने नोट्स जहां बनाते हो वहां रख लीजिएगा। सबसे पहला अवेयरनेस में क्या जरूरी है? आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप आरआरबी क्लर्क एग्जाम देने वाले हो, आप आरआरबी पीओ का एग्जाम देने वाले हो, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग, और उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग। तो ये पूरा प्रोसेस आपका कितना समय लेगा, एग्जाम का रिजल्ट लगभग कितने दिनों में आता है, मेंस का कितने दिनों में आएगा, फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज, अच्छा इस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या आ गया? इस सिलेक्शन प्रोसेस में ये भी आ चुका है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, प्री एग्जाम का पैटर्न, मेंस एग्जाम का पैटर्न, उसके बाद में चीजें आप कौन कौन सी चेक करोगे। सेकंड है सिलेबस। आपने एकदम सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, पीओ का जो पेपर होता है उसमें एक इंटरव्यू वाला भी आपसे पार्ट पूछा जाएगा, इंटरव्यू भी होगा आपका। क्लर्क वाले में केवल प्री और मेंस होता है। ये सारी चीजें आपने लिख ली, नोट डाउन कर ली, चेक कर ली। सेकंड है सिलेबस। सिलेबस आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि सर ये सिलेबस है हमारे बैंक एग्जामिनेशन का, ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास में उसका। ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सर्च करोगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स है जो बता देंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है।
ठीक है, अभी मैं भी बता दूंगा कि डिटेल में क्या सिलेबस है आपका क्वांट रीजनिंग और बाकी टॉपिक्स का। तो सेकंड आपका सिलेबस का होना चाहिए, सिलेबस आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मिस कर जाओ सिलेबस को ही, आप कंप्लीट तैयारी करो और फिर आपको पता चले अरे यार ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मेरे सिलेबस में मिस हो गया, तो फिर वो गड़बड़ ना हो। तो सेकंड चीज है सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड, एग्जाम का बिहेवियर, एग्जाम किस तरीके से बिहेव करेगा आपके साथ में जब आप एग्जाम देने जाओगे वो आपको पता होना चाहिए। लाइक 45 मिनट्स आपको मिलने वाली है, 80 क्वेश्चन बनाने, तो एग्जाम आपके ऊपर किस चीज की डिमांड कर रहा है आपसे एग्जामिनेशन, वो चीज आप समझोगे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आप समझोगे। तो आपका जो एग्जाम बिहेवियर वाला पार्ट है, इस पार्ट में दो चीजें करनी है आपको। पहली चीज तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप सॉल्व करोगे। इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लास्ट 4 सालों के तो मैंने खुद करवाए हुए हैं यूट्यूब पे, और अभी उन्हीं की क्लासेस चल रही हैं, आप चैनल पे भी देख सकते हो। वो सारे के सारे पेपर देखने के बाद में ना आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि एग्जाम आप किस तरीके से बिहेव करेगा, किस लेवल तक के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक सर्टेन लेवल होता है ना कि इस एग्जाम में इस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशन का बिहेवियर समझो, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग खुद को तैयार करो, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लो, है ना। ऐसा होता है ना मौसम के बदलाव, जैसे मौसम में बदलाव होता है वैसे ही खुद को ढालना पड़ता है। तो एग्जाम का जो बिहेवियर है उसके अनुसार खुद को ढाल लो, ठीक है। नेक्स्ट, कट ऑफ के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करने वाले हो, XYZ कोई भी आपका स्टेट होगा, वहां से आप ये चीज पता करो कि आपका लास्ट 2 साल का कट ऑफ कितना रहा था, है ना। एक दिमाग में रहना चाहिए कि 80 क्वेश्चंस थे हमारे पास में, तो पिछले 2 से 3 सालों में लगभग इतना कट ऑफ रहा है। तो फिर वो प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा, वो बहुत कॉन्फिडेंस देगा। ये अवेयरनेस के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीजें जो आप तैयारी कर लोगे ना, तो देखिएगा आप कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा आपको इस एग्जाम को लेकर, स्टार्टिंग से पहले ही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करने वाले हो, कम से कम उसका तो कट ऑफ देख लेना आप पिछले 2 से 3 साल, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, एग्जाम की डिमांड। एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, एग्जाम आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज की डिमांड कर रहा है, एग्जाम आपसे स्पीड की डिमांड कर रहा है, एग्जाम आपसे एक्यूरेसी की डिमांड कर रहा है, या फिर एग्जाम आपसे XYZ कुछ और चीज की डिमांड कर रहा है। तो ये चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये कंप्लीट अवेयरनेस आपके पास में होनी चाहिए एग्जाम को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर एग्जाम की डिमांड तक सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन करोगे एक बढ़िया से रफ शीट में, है ना। एक साफ शीट लीजिएगा, रफ शीट मत लीजिएगा, उसमें नोट डाउन कर लो सारी की सारी चीजें ये, ताकि आपके पास में रहे हमेशा। पिछले 2 सालों का कट ऑफ लिखो, एग्जाम की डिमांड लिखो, पिछले 2 से 3 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सिलेक्शन प्रोसेस देखो, एग्जाम का पैटर्न देखो, सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 बहुत ही छोटा सा स्टेप था, 1 से 2 दिन लगेंगे आपको सारी की सारी चीजें करने में। अब ये सारी चीजें करने के बाद में आएगा आपके पास में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस का यूज करोगे अब आप स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है सर कि कैसे तैयारी करें प्री एग्जाम की। आपने बताया अवेयर होना जरूरी है, अब हम पहले प्री एग्जाम की तैयारी करें, यानी कि केवल प्री एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं अगले 2 महीने तक। या फिर डाउट ये आता है कि सर हम केवल मेंस एग्जाम की तैयारी करें तो कैसा रहेगा। ये डाउट तो काफी दफा पूछा गया है मुझसे कि सर हम केवल मेंस एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो उसी के अंदर प्री की भी तैयारी हो जाएगी और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर फंसेगा ही नहीं पेपर। और एक तीसरा सवाल ये आता है कि क्या प्री और मेंस दोनों एक साथ करें। 3 ऑप्शन है आपके पास में, केवल प्री की तैयारी करें, या केवल मेंस की तैयारी करें, या प्री और मेंस की दोनों की तैयारी करें। देखो केवल मेंस की तैयारी करने वाला तो आपका हटा दो आपके दिमाग से, है ना। केवल मेंस की तैयारी करके आप प्री एग्जाम की जो एग्जाम की डिमांड है वो अलग है और मेंस एग्जाम की जो डिमांड है वो अलग है। तो आप केवल मेंस की तैयारी करके प्री वाली फुलफिल नहीं कर पाओगे और आपका प्री नहीं निकलेगा, तो फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं बनेगा। अब 2 चीजें बची कि केवल प्री एग्जाम की तैयारी करते और फिर केवल मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि जो आपका पहला ऑप्शन है उसे भी आप एलिमिनेट कर दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आपका प्री का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता आपको मेंस की तैयारी के लिए, और उस समय में फिर मेंस की तैयारी नहीं की जा सकती, ठीक है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तो कट ऑफ रह गया है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी नहीं कहा जा सकता आजकल के पेपरों के बारे में कि प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कौन स्टूडेंट करेगा कौन स्टूडेंट नहीं करेगा। IBPS RRB क्लर्क में तो 75 76 करने वाले कैंडिडेट भी रह जाते हैं, और लास्ट मोमेंट पे कई कैंडिडेट्स को पता चलता है कि अरे 74 में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे सिचुएशन पे लास्ट के 1 महीने में तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्री और मेंस
दोनों की एक साथ तैयारी करनी है। अब प्री और मेंस सर दोनों की एक साथ तैयारी कैसे करेंगे, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि प्री की एग्जाम की तैयारी कब तक चलेगी और फिर मेंस एग्जाम की तैयारी आपकी कब तक चलेगी। तो स्टेप नंबर सेकंड से क्या पता चला कि प्री और मेंस साथ में लेके चलना है, अलग अलग नहीं चलना है। केवल प्री का नहीं करना है, केवल मेंस का नहीं करना है, प्री और मेंस दोनों का साथ में करना है। बट कैसे करना है वो हम सीखेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3, डिवाइड एंड रूल। ये बहुत ही बढ़िया सा आपके लिए मैंने टर्म लिखे यहाँ पे। छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को डिवाइड कर लो और फिर देखो आप डिवाइड करने के बाद में जब आपका टारगेट जोन जो छोटा हो जाता है तो चीजें बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो आप। शुरू में मैंने आपको बताया कि आपके पास में कितना समय है, लगभग 2 महीने का समय। अब मैं कहूंगा कि आपके पास में 2 महीने भी नहीं है। देखो आज 8 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो लगभग 22 डेज आप मान लो कि जून के महीने में बचे हैं आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में 31 दिन पूरे जुलाई के रहेंगे और ऐसा मान रहा हूं मैं कि 7 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कैलेंडर में 7 अगस्त बताया गया था, तो आपके पास में ज्यादा से ज्यादा 6 दिन होंगे अगस्त महीने के। तो ये आपके पास में टोटल दिन बचे हैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। तो यहां पे अगर आप टोटल करोगे तो ये 59 डेज होता है, 59 डेज। बट मैं ये कहूंगा कि आपके पास में 59 डेज नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने पास में 55 डेज मानिए, 55 दिन का समय है आपके पास में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 से 2 दिन अभी आप ना शेड्यूल बनाने में लगा दोगे पहले, क्योंकि आप एक बिगिनर हो तो आपको सिलेबस भी देखना है, आपको सारी अवेयरनेस वाली जो चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें आपको लेनी है। तो 1 दिन उसमें लग जाएगा आपका, और 1 दिन आपका शेड्यूल बनाने में भी लग जाएगा, क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनका लाइव क्लास का टाइमिंग अलग है, आपका सेल्फ स्टडी का टाइमिंग अलग है, तो आप उससे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करोगे 1-2 दिन में। तो 1 से 2 दिन तो आपके वहां पे चले जाएंगे। फिर एग्जाम से लगभग 2 से 3 दिन पहले आप वैसे भी पढ़ना छोड़ देते हो, वो दिन किसी काम के नहीं होते हैं, वो दिन बस आपको थोड़ा सा मेंटली खुद को तैयार करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो लगभग 4 से 5 दिन आपको यहाँ पे तैयारी नहीं हो पाती है। तो 55 डेज आपके पास में समय है, और 55 डेज को अब आप किस तरीके से ब्रेक करके पढ़ाई करते हो उस पर चीजें जो है वो बहुत डिपेंड करेंगी। तो मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ किस तरीके से आपने टारगेट करना है इस पूरे के पूरे 55 डेज को। तो 55 डेज के आप 3 हिस्से कर लीजिए, 3 हिस्से कर लीजिए आप। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 20 दिन का, दूसरा पार्ट रहेगा 20 दिन का, और जो तीसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा 15 दिन का। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 55 डेज हो जाएंगे। ठीक है, अब इन 20 और 15 दिनों में कैसे कैसे चीजों को टारगेट करना है वो सीखो। पहले 20 दिन ध्यान से समझना, अगले 20 दिन और लास्ट के 15 दिन। पहले 20 दिनों में आप क्या करोगे, अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करोगे। मान लीजिए कि आपने 70% सिलेबस कर लिया है अपना, या मैं कहता हूं कि 80% आपने सिलेबस कर लिया, क्योंकि आप पिछले महीने भर से 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, तो लगभग 2 महीने से भी पढ़ाई कर रहे हो। तो बैंक का सिलेबस बहुत डीप नहीं है और बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे टॉपिक्स भी नहीं है ना। अरिथमेटिक में थोड़ा समय लग सकता है, बाकी क्वांट में समय नहीं लगता। जो आपका रीजनिंग है उसमें पजल सीखने में समय नहीं लगता, बस खुद को प्रैक्टिस करके हैबिट बनाने में, डेवलप करने में समय लगता है। तो सिलेबस रीजनिंग का भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। तो अगर आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हो तो आपने 70 to 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगले 20 दिनों में आप क्या करोगे, जो आपके पास में 20% सिलेबस बच गया है आपका, 20 to 30% सिलेबस बच गया है, सबसे पहले कोशिश करोगे कि आप वही सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। बहुत पैनिक नहीं करना है या बहुत चेंज नहीं करना है एकदम से एग्जाम आती, पहले वो सिलेबस कंप्लीट करोगे आप शुरू के 20 दिनों में। ठीक है, और लास्ट का जो 20% सिलेबस बचता है ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या क्या चीजें बचती हैं, प्रोबेबिलिटी बचता है, क्वांट की मैं बात कर रहा हूं, मेंसुरेशन बचता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बचता है। ये 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो लास्ट में बचते हैं आपके। ठीक है, और इनमें ना या तो आप बहुत ज्यादा समय लेते हो कि सर चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है इनमें, मेंसुरेशन वाला पार्ट तो चलो ठीक है आप कर लोगे, 2 दिन में पूरा कवर कर लोगे, 2 या 3 दिन में, क्योंकि वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, 3 दिन 4 दिन का उस कॉन्सेप्ट को समझने में। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आप आरआरबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और आरआरबी एग्जामिनेशन में प्री के पेपर में बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े से लेवल 1 और लेवल 2 के मिक्स क्वेश्चंस आपको वहां पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ पैटर्न के सवाल भी अगर कर लोगे जो आरआरबी में पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में, सफिशिएंट है, प्री में नहीं फंसेगा क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी में भी बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नहीं फंसेगा सवाल, और मेंसुरेशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, उसमें तो फंसेगा ही नहीं। तो लास्ट वाला जो आपका सिलेबस बचा है उसे कोशिश करो कि अगले 8 से 10 दिनों में आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब उन 8 से 10 दिनों में सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया। हमेशा मैंने कहा है कि आपका 70 to 80% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक भी लगाने स्टार्ट कर देना। तो अब आपको क्या करना है, इन 20 दिनों में आपको वीकली, लगभग 21 दिन हो गए ना, देखो यहाँ पे 21 दिन है, 21 दिन है और यहाँ पे 14 डेज है, मतलब 2 वीक पहले है, 2 वीक उसके बाद में, और लास्ट में आपको कितने मिलेंगे, सॉरी 3 वीक और लास्ट में 2 वीक मिलेंगे। तो आप ना यहाँ पे 4 मॉक लगाओगे प्री के, पहले हफ्ते में 4 मॉक लगाओगे, दूसरे हफ्ते में प्री के आप 4 मॉक लगाओगे, और तीसरे हफ्ते में आप प्री के 5 मॉक टेस्ट लगाओगे। ये आपका रहेगा शुरू के 20 दिन में मॉक टेस्ट की प्लानिंग, ठीक है। नहीं तो हम एक काम करते हैं, मॉक टेस्ट की प्लानिंग में आपको डिटेल में लास्ट में बता देता हूं कैसे करना है। तो आप तो ये 20-20 दिनों का टारगेट कर लो पहले, कि पहले 20 दिनों में मुझे क्या करना है, शुरू के 8 से 10 दिन में बचा हुआ सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, या कुछ ज्यादा ही रह गया आपका सिलेबस तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में जो यहाँ पे दिन बचेंगे ना आपके पास में, 5 से 8 दिन बच गए मान लीजिए आपके पास में, तो इन 5 से 8 दिनों में आपने जो टॉपिक सीखे हैं ना उनका रिविजन कर लो, क्योंकि रिविजन करने में उतना समय नहीं लगता जितना सीखने में लगता है। रिविजन करने में 1/3 टाइम लगता है। तो अगर 12 दिन आपका सिलेबस बचा हुआ है तो अगले 4 दिन में आपका रिविजन हो जाएगा। 12 दिन में मान लीजिए आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो अगले 4 दिनों में आपका रिविजन भी हो जाएगा अच्छे से। तो पहले 20 दिनों में बचा हुआ सिलेबस और रिविजन, ये दोनों चीजें मैं डाल रहा हूं। अगले 20 दिनों में आपके पास में डेली टारगेट्स होंगे, कि अगले 20 दिनों में मैं किस तरीके से चीजें के साथ में डील करने वाला हूं, कैसे टॉपिक्स को सॉल्व करने वाला हूं डेली मॉक टेस्ट के साथ में, और लास्ट के 15 दिनों में मैं किस तरीके से यहाँ पे टारगेट करने वाला हूं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप इसे, ठीक है। अब और डिटेल में स्टेप नंबर 4 में सीखेंगे कि कैसे तैयारी करें सर। ये तो सारी चीजें हो गई, अब कैसे टॉपिक्स को टारगेट करें ताकि एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए हमारा। तो स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 पे मैंने रखा है डेली टारगेट्स आपके लिए, क्योंकि आप सिलेबस कर चुके हो, आपने स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप रिवीजन भी कर चुके हो। अब आपके पास में डेली टारगेट्स होने चाहिए कि आज मुझे क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है, कल मैं क्या क्या चीजें करूंगा, किस तरीके से करूंगा। तो क्वांट आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन के लिए और रीजनिंग आपका रहेगा प्री एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ में कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका जीए सेक्शन रहता है, कंप्यूटर सेक्शन रहता है और हिंदी सेक्शन रहता है। हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, दोनों में मतलब एक ऑप्शन देते हैं आपको, या तो हिंदी ले लो या तो इंग्लिश ले लो। अब आपको साथ में इनको भी लेके चलना है, ध्यान से समझिएगा। जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो केवल क्वांट और केवल रीजनिंग को नहीं करना है, आपको डेली जीए जैसे आप करते हुए आ रहे हो अभी तक, वैसे जीए आपको कंप्लीट करना है। कंप्यूटर की पहले आप थ्योरी पढ़ोगे हर एक टॉपिक की, थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लो, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है एक बार पढ़ लोगे तो एकदम हो जाएगा, फिर आपका परेशान नहीं करता वो कभी भी। तो कंप्यूटर की थ्योरी और उसके साथ में मिसलेनियस क्वेश्चंस जो बनते हैं हर एक टॉपिक से, उनको लगाना डेली शुरू कर देना। हिंदी या इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, इंग्लिश में पैसेज आता है, हिंदी में गद्यांश आ जाता है, बस उसका नाम ही चेंज होता है, वो इंग्लिश में वो हिंदी में, लगभग टॉपिक सबके सेम ही होते हैं। तो इनकी भी प्रैक्टिस आप रेगुलर रखना। इनको किस तरीके से रखोगे, 2:1 में आप रखोगे। सर 2:1 का क्या मतलब हुआ, 2:1 का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास में टॉपिक्स हैं, जीए के टॉपिक हैं, कंप्यूटर के हैं और इंग्लिश के हैं, इन तीनों अगर आप सब्जेक्ट को मिला के दिन में 2 घंटे की पढ़ाई करते हो, तो क्वांट और रीजनिंग को आप 4 घंटे दोगे, उसका डबल। अगर आप इनको मिला के 3 घंटे का समय दे रहे हो तो इनको आप 6 घंटे का समय दोगे, क्योंकि 3 घंटे में तो आपने जीए किया, कंप्यूटर किया और उसके साथ में हिंदी और इंग्लिश कर लिया, तो मेंस के लिए आप तैयारी कर ली आपने। अब आपने 6 घंटे दे दिए क्वांट और रीजनिंग को, तो क्वांट और रीजनिंग के 6 घंटे में आप प्री का भी कर लोगे और मेंस का भी कर लोगे। तो ऐसे प्री और मेंस साथ में ही आपकी तैयारी होती रहेगी। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा, पहली प्रायोरिटी हमेशा सिलेबस को दोगे, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मेंस को हाथ मत लगाना। 70 to 80% जब तक सिलेबस नहीं हो जाए तब तक मॉक टेस्ट को सॉल्व मत करना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आपका 2:1 में रहने वाला है। जो आपके जीए सेक्शन है, कंप्यूटर है, हिंदी और इंग्लिश है, उसको आप 1 घंटा देते हो तो क्वांट और रीजनिंग को 2 घंटे दो, 2 घंटे देते हो तो इन्हें 4 घंटे दो, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब क्वांट और रीजनिंग को कैसे टारगेट करें सर, जीए डेली करना है हमें, और डेली अगर नहीं कर पाते हैं तो वीकली करना है, वीकली सबसे बेस्ट रहता है, और चारों वीक का करो और फिर एक मंथली पीडीएफ मिलता है आपको, तो मंथली पीडीएफ में सब कुछ रिवीजन कर लो, ठीक है। कंप्यूटर करते रहो ऑल्टरनेट डेज पे,
और हिंदी और इंग्लिश भी ऑल्टरनेट डेज पे करते रहोगे तो भी आपका हो जाएगा। क्वांट और रीजनिंग पे आ जाते हैं आपकी कैसे डिटेल में इनकी तैयारी करें। अब मैं आपके पास में क्वांट का सिलेबस लेके आ गया हूँ। अब आपके पास में सिलेबस में मैंने लिखा है और मैंने लिखा है डेली टारगेट्स आपके कि आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। देखो एग्जाम की डिमांड आपने समझ ली, ठीक है। एग्जाम की डिमांड समझते ही आपको पता चलेगा कि आरआरबी के जो एग्जाम होते हैं उसमें पीओ के पेपर में और क्लर्क के पेपर में कुछ डिफरेंस तो है। जैसे जैसे क्लर्क के पेपर में आपको लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वहीं पीओ के पेपर में 5 क्वेश्चन तक आते हैं और वो अप्रोक्सीमेशन के आते हैं, और किसी किसी शिफ्ट में तो वो 5 भी नहीं आते हैं, मतलब 0 हो जाते हैं। उसकी जगह पे डीआई का सेट डाल दिया जाता है या उसकी जगह पे अर्थमेटिक के 5 सवाल डाल दिए जाते हैं, ऐसा होता है। तो फर्क तो है दोनों में, मतलब क्लर्क के लिए 15 क्वेश्चन लगभग डेफिनेट है हर एक शिफ्ट में आते हैं, और पीओ के पेपर में कई बार नहीं भी आते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न तो दोनों का सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप आरआरबी पीओ के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो कि क्लर्क को कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपका डेली टारगेट सेम रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, सिंप्लीफिकेशन आपका मान लिया कि क्लर्क एग्जाम में आता है, पीओ एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बाकी के जो 40 सवाल हैं पीओ के पेपर में, वहां भी तो चीजों को सिंप्लीफाई करना होगा ना। अर्थमेटिक में भी आप चीजों को सिंप्लीफाई करोगे, डीआई सॉल्व करते समय सिंप्लीफाई करोगे, तो वो सिंप्लीफिकेशन की हैबिट आपकी हेल्प करेगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट चीजें लिखी हैं वो सारी की सारी आपको डेली करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि सर सिंप्लीफिकेशन नहीं आता आरआरबी में तो सिंप्लीफिकेशन रहने देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई पीओ में सिंप्लीफिकेशन नहीं आता छोड़ देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डेली करना है। कैसे करना है सुनो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनको सीखने में ना 3 से 4 दिन भी अगर आपने दे दिए ना तो इतना बेटर तरीके से सीख जाते हो कि सवाल ही नहीं फंसता। और वैसे आरआरबी के पेपर में इतना डीप आते भी नहीं है क्वेश्चंस प्री में। सिंप्लीफिकेशन के डेली 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, डेली 15 क्वेश्चन एक बार सीख लो किसी टीचर से, एक बार क्लासेस देख लो, 15 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल किसी टीचर ने सॉल्व करवाए, आपने देखा, अप्रोच आपको समझ में आई, पैटर्न आपको नजर आए कि बैंक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न क्या होता है। फिर बस डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, है ना। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार सीख लो कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी, फिर वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्पीड को भी फास्ट करने में और सिंप्लीफिकेशन को भी जल्दी करने में। और डेली उनको रिवीजन कर लेना भाई, सुबह उठ के टेबल्स लर्न कर लेना 20 तक, तो वो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। फिर उसके बाद में 15 सवाल डेली आप कर लोगे ना, तो 1 महीने तक जब आप लगातार ये रूटीन फॉलो करोगे ना तो लगभग 500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होगे। 450 टू 500 क्वेश्चन लगभग आपके 1 महीने में सॉल्व हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन आपने खुद से हाथ से सॉल्व कर लिए ना तो आप देखोगे कि आप ही की अप्रोच डेवलप कर ली आपने खुद से ही। इतने सारे सवाल देखते देखते आप चीजों को बेहतर तरीके से देख पा रहे हो और अलग तरीके से सोच पा रहे हो, क्वेश्चंस को करने की अप्रोच डेवलप कर पा रहे हो आप। कब, जब आप खुद से इस पूरे के पूरे शेड्यूल को 1 महीने कम से कम फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो डेली 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आप बनाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड चीज, सेकंड नंबर सीरीज। अब देखो नंबर सीरीज 2 तरीके की होती है, एक नंबर सीरीज होती है मिसिंग नंबर सीरीज और दूसरा आता है रॉन्ग नंबर सीरीज। अब मिसिंग नंबर सीरीज को देखकर सर दिल खुश हो जाता है और रॉन्ग नंबर सीरीज को देखकर घबराहट हो जाती है। तो इस घबराहट से कैसे हम पीछा छुड़ाएं, कि वो किस तरीके से हम रॉन्ग नंबर सीरीज को टारगेट करें कि एग्जाम के दौरान रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आ जाए तो हम पैनिक ना करें वहां पे, है ना। वैसे ना सोचे कि यार मेरे शिफ्ट में ही क्यों आना था रॉन्ग नंबर सीरीज, ऐसा सोचते हैं काफी सारे कैंडिडेट्स। तो इसका एक ही सीधा सीधा सा रूल है, किसी भी चीज से डर लगता है तो उसका सामना करो, बार बार करो, 1000 बार करो, बार बार जब किसी चीज का सामना करोगे तो डर खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आप नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज को समय दे रहे हो वो समय को हटा के रॉन्ग नंबर सीरीज को दे दो। टोटल 20 सवाल मैंने आपको दिए हैं, 10 सवाल डेली मैंने कहा है मिसिंग नंबर सीरीज को और 10 सवाल मैंने कहा है रॉन्ग नंबर सीरीज को। मैंने 10 और 10 ही क्यों दिए, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है, मिसिंग नंबर सीरीज भी वही लेवल है मेरे लिए, रॉन्ग नंबर सीरीज भी मेरे लिए वही लेवल है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है। अप्रोच भी लगभग दोनों की सेम ही रहती है, बस चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आपने किस लेवल तक प्रैक्टिस किया और कितनी प्रैक्टिस की है। अब आप इनमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि सर मैं 7 क्वेश्चन बना लेता हूं मिसिंग नंबर सीरीज के और बाकी 13 सवाल मैं बना लेता हूं रॉन्ग नंबर सीरीज में, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा रॉन्ग नंबर सीरीज का। तो ये आप कर सकते हो, इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप खुद से कर सकते हो, वो मैं अलाउ कर सकता हूं आपको,
ठीक है, कि 7 सवाल 7 सवाल हमने बनाए रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर सीरीज के और बाकी 13 सवाल हमने बनाए रॉन्ग नंबर सीरीज की। अब इन सवालों को सॉल्व करते टाइम पता है ध्यान क्या रखना है, इन सवालों को सॉल्व करते टाइम ध्यान ये रखना है कि आप कैसे पैटर्न के सवाल सॉल्व कर रहे हो। वो कैसे पता चलेगा सर कि कौन से पैटर्न इंपॉर्टेंट है, हम क्लासेस में करवाते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न, बाकी पिछले 5 सालों के आप सवाल सॉल्व करके देख लेना, पैटर्न नोट डाउन कर लेना सारे के सारे, आपको पता रहेगा कि कौन से पैटर्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलग सा कोई पैटर्न आएगा ना कभी भी, तो आप उसे देखकर परेशान नहीं होगी कि यार ये मुझसे नहीं हुआ, तो आपको पता रहेगा कि मेरे एग्जाम में नहीं आना ये वाला पैटर्न, तो परेशान नहीं होना है। जैसे कई बार फैक्टोरियल वाले डिफरेंस डाल दिए जाते हैं नंबर सीरीज में, कई बार अजीबोगरीब पैटर्न लगा दिए जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 फिर प्लस कर दो उसमें 17 प्लस कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 16 से, फिर 18 ऐड कर दो, फिर अजीबोगरीब 2-3 स्टेप में जाके पैटर्न समझ में आता है कि अच्छा ऐसा ऐसा पैटर्न लग रहा है, जो आप डायरेक्टली नहीं सोच सकते हो, है ना। तो इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं आरआरबी में, वही लेवल की प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप 3 दिन में मास्टर कर लोगे, मैक्सिमम 3 दिन, है ना। पहले दिन चीजों को सीखो, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने सवाल, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगले दिन देखो किस तरीके से थोड़ा सा जल्दी किया जा सकता है सवालों को, और तीसरे दिन तक तो आते आते आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे इन्हें सॉल्व करना है। उसके बाद में जब आप डेली 10 क्वेश्चन बनाने वाले हो, डेली जब 10 क्वेश्चन बनाओगे तो कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे रहेगा आपका, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा नंबर्स के साथ में भी आप फेमिलियर हो जाओगे। मतलब जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यूज आती है ना, वो जैसे हम प्रैक्टिस करवाते हैं ना, एज इट इज एग्जाम में भी आ जाती है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करना सीख लोगे और जल्दी ही सॉल्व कर लोगे। तो डेली 10 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने, ये मिस नहीं होने चाहिए कभी भी। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन पे। अच्छा, ये तीनों जो टॉपिक हैं आपके, ये तीनों टॉपिक हमेशा आपकी प्रायोरिटी पे रहने चाहिए। जो आप एग्जाम में बैठ के जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो पहले इन्हीं तीनों टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इन्हें ढूंढो और खत्म करो, है ना। बाकी ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा सर, टाइमिंग का क्या रहेगा? देखो 15 सवाल आप स्टार्ट कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन के, आप स्टार्ट कर सकते हो 8 से 9 मिनट, 8 से 9 मिनट आपको लग रही हैं 15 सवालों को सॉल्व करने में। फिर इनको थोड़ा सा कम करना है, कोशिश ये करनी है कि 6 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट के आसपास आपके 15 सवाल हो जाए। ये कोशिश करनी है आपको कि 5 मिनट में लगभग 15 सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हो। वो डुएबल भी है, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते तो परेशान नहीं होना उसके लिए, ठीक है। सेम नंबर सीरीज में करना है, एक पैटर्न को पिक करने में समय लगा आपको स्टार्टिंग में, कोई ना समय लग गया तो नेक्स्ट टाइम जब वो पैटर्न आएगा तो उतना समय तो नहीं लगेगा। पहली बार में 1 मिनट लग गया, दोबारा से जब कभी भी जीवन में टकराव होगा ना उसी पैटर्न से, तो 1 मिनट तो नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आपने उस पैटर्न के साथ में 1 से ज्यादा बार टकराव कर लिया, 10-12 बार आपने सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम तो सेकंड्स में क्लिक करोगे आप वो पूरा का पूरा पैटर्न। तो चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस से होती है बस। तो रेगुलरली इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के साथ में मेंस में भी आपका क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसे मैंने रखा है 2+1। अब ये 2+1 क्या है? 2+1 है सर, 2 क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम लेवल के सॉल्व होंगे और 1 सवाल आपका होगा मेंस लेवल का सॉल्व। लेकिन ये कैसे सॉल्व होंगे सर? ये आपको ऑल्टरनेट डेज पे करना है। जैसे मान लीजिए कि आज मंडे है और आज आपने 2 प्री लेवल के डीआई सॉल्व कर लिए, तो मेंस आज मत करो, मेंस आप कल करो, ट्यूसडे को 2 प्री लेवल के सवाल रहेंगे, उसके साथ में 1 मेंस लेवल का रहेगा। और कोशिश ये करना कि वो जो मेंस लेवल का सवाल है, वो जो लास्ट आपने 4 डीआई करे ना, लगभग उन्हीं से रिलेट करते हुए, जैसे आपने पाई चार्ट सॉल्व किया प्री लेवल का, तो मेंस लेवल का पाई चार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। प्री लेवल का आपने टेबल डीआई सॉल्व किया, तो मेंस लेवल का टेबल डीआई सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। ऐसा मत करना कि आप पहले 4 दिनों तक आपने लाइन ग्राफ बनाया, बार ग्राफ बनाया, पाई चार्ट बनाया, टेबल बनाया, और आप मेंस का केसलेट सॉल्व कर रहे हो। ऐसे मत करना। जो 4 आपने सवाल सॉल्व किया उन्हीं से रिलेटेड करते हुए सवालों को सॉल्व करना, तो आपको पता चलेगा कि मेंस में भी बहुत ज्यादा चीजें अलग नहीं होती हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी एग्जामिनर ने, और कॉन्सेप्ट्स, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट डाल दिए एक ही सवाल में, 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स का यूज करना पड़ रहा है, बस इतना सा फर्क होता है प्री और मेंस में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो डेली 2 सवाल प्री लेवल के होने चाहिए और हर दूसरे दिन 1 सवाल आप मेंस लेवल का डालोगे आपके एग्जाम के लिए। तो लगभग 25 से 30 सवाल मेंस लेवल के आप प्री एग्जाम से पहले बना चुके होंगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास में डीआई को लेकर हमेशा।
तो ये आप बिल्कुल रखिएगा। अब बात करते हैं अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक को कैसे टारगेट करें सर, वो अभी हम डिस्कस करने वाले डिटेल में, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप रीजनिंग को किस तरीके से टारगेट करने वाले हो। तो रीजनिंग पे आ जाते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने लगभग यही रहेगा आपका सिलेबस। पजल, सारे टाइप की पजल आपको आनी चाहिए। पिछले 4 सालों में देख लो किस किस लेवल तक की और किस किस टाइप की पजल आपसे पूछी गई है। सिटिंग अरेंजमेंट, हर एक टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। सर ये L2 क्या लिखा हुआ है? L2 का मतलब है लेवल सेकंड तक के आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं हम सर्कल बेस, ठीक है। तो लेवल 1 क्या रहेगा? लेवल 1 रहेगा कि उसमें 8% बैठे थे और उन सब का फेस जो है वो इनसाइड है, ये आपका लेवल 1 रहेगा, ठीक है। या फिर सबका फेस आउटसाइड है, ये आपका रहेगा लेवल 2, सॉरी माफ कीजिएगा, लेवल 1 का रहेगा ये भी। लेवल 2 का जो सवाल है वो किस तरीके से रहेगा कि टोटल 8% बैठे हैं, कुछ का फेस इनसाइड है और कुछ का फेस आउटसाइड है। कौन इनसाइड देख रहा है कौन आउटसाइड देख रहा है हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये हो जाता है आपका लेवल 2 का सवाल आरआरबी एग्जाम के लिए। तो आप इस लेवल तक की तैयारी करोगे, ठीक है। अब ये हर एक टाइप के पजल और हर एक टाइप के इसमें सेटिंग अरेंजमेंट में अप्लाई कर लेना इस चीज को, ठीक है। जैसे लाइन ग्राफ आप कर रहे हो, माफ कीजिएगा लाइन बेस्ड आप सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, तो सभी का फेस नॉर्थ साइड में है, ये तो लेवल 1 का सवाल हो गया। कुछ का फेस नॉर्थ में कुछ का फेस साउथ में। इस लेवल तक के सवाल आपको बनाने आने चाहिए एकदम फ्लो में, रुकने नहीं चाहिए आप ये सवाल आ गया तो मैं रुक गया उसमें ना, एकदम फ्लो में बनना चाहिए वो सवाल। तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी। तो 4-4 सवाल दे रहा हूं मैं आपको, 4 सवाल आप पजल के बनाओ, 4 सवाल आप बनाओ सिटिंग अरेंजमेंट के। मॉक टेस्ट से अलग दे रहा हूं मैं सारे के सारे टारगेट्स आपको। मॉक टेस्ट तो अलग है, लाइव क्लासेस में पढ़ोगे वो अलग है, खुद से जो प्रैक्टिस करोगे बुक्स से या आपके पास में पीडीएफ होंगी प्रैक्टिस के लिए उनसे, वो टारगेट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़े। सीरीज आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सीरीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो मिक्स टाइप का सीरीज आता है, लेटर वाला आता है, या तो नंबर वाला आता है। एक सेट आएगा आपके एग्जाम में 5 सवालों का, और सीरीज वाला सवाल ऐसे होते हैं कि आपको ना उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे आंसर करना होता है। लाइक आप पहले से नहीं बता सकते हो कि कैसा सवाल आएगा। तो एक सीरीज आपको दे दी, उसी सीरीज में कुछ चेंज करवा दिए जाएंगे कि फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस कर दिया, इस तरीके से आ सकता है। या मिक्स सीरीज में आपसे पेयर पूछ लिए जाते हैं कि बताओ पहले वोवल होगा, सेकंड वोवल, सबसे पीछे सिंबल, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, तो आपको सीरीज में ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ही बेहतर और उतना ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड तो सवाल है नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड सवाल है। तो इनके आप 2 सेट डेली सॉल्व करोगे, ठीक है। 2 सेट का मतलब एक सेट में 5 सवाल होते हैं, तो 10 सवाल हो गए आपके लिए। डेली करते रहो बस, और कोशिश करो कि कम से कम समय में सॉल्व करो, है ना। ऐसे नहीं कि आपको ये पता है कि भाई एग्जाम में जाने के बाद में और एग्जाम के हिसाब से आंसर करना है तो हम एग्जाम के हिसाब से देख लेंगे वहां पे, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो वो समय में नहीं कर पाओगे जिस समय की एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। सवाल तो आप सॉल्व कर दोगे, बट एग्जामिनर ने चाहा था कि आप 5 सवाल करो 2-2.5 मिनट में और आपने 5 मिनट ले ली, तो वो आप सॉल्व करने के बाद में भी सॉल्व नहीं कर पाए, ऐसा मान सकते हो आप। तो उसके लिए हैबिट डेवलप करना। सिलॉग्स और इनइक्वलिटी दोनों के 10-10 सवाल आपने सॉल्व करने हैं। अगर रीजनिंग में कोई सबसे आसान टॉपिक आता है और स्पेशली आरआरबी में आता है तो वो आता है इनइक्वलिटी। अगर ये आपके शिफ्ट में आ गया तो 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। सिलॉग्स का भी अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 4 सालों से कुछ 6 से 7 पैटर्न के सवाल है, उसी के ऊपर सवाल आते हैं। 2-2 स्टेटमेंट होते हैं, 2-2 कंक्लूजन होते हैं, बस बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं जाते। बट आप मेंस का भी साथ में कर रहे हो, इसलिए आप कॉन्सेप्ट सारे करना, और प्री एग्जामिनेशन के साथ में मेंस एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है ना, जैसे 4-4 स्टेटमेंट और 4-4 कंक्लूजन आ गए, उस लेवल तक के आप प्रैक्टिस करना ताकि आपकी हैबिट बनी रहे और धीरे धीरे आप खुद को मेंस के लिए भी तैयार करते रहो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग 2 सेट आपको डेली सॉल्व करने हैं, 2 सेट आप डेली सॉल्व करो और इसके साथ में एक मेंस का सेट आप डाल देना। जिस दिन आप मेंस लेवल का डीआई करने वाले हो उस दिन आप मेंस लेवल के क्या करोगे, कोडिंग डिकोडिंग भी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन की भी आपको 4-4 सेट करने हैं, या टोटल 4 सेट कर लेना, इतना काफी रहेगा क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ब्लड रिलेशन के 2 सेट कर लेना और डायरेक्शन के भी 2 सेट कर लेना, टोटल 4 सवाल कर लिए। और अगले दिन जब आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन करोगे तो मेंस लेवल का डाल देना साथ में। कोडेड ब्लड रिलेशन या कोडेड डायरेक्शन का एक सेट जरूर रखना इसमें, ठीक है। जिस दिन आप मेंस लेवल का डीआई कर रहे हो उस दिन कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन और उसके साथ में कोडिंग डिकोडिंग वाला और कोडेड इनइक्वलिटी वाला
ऐसे टॉपिक्स हर ऑल्टरनेट डेज पे ऐड करते रहना। एक एक टॉपिक भी एक दिन में सॉल्व करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी, रूटीन में आ जाएंगी, रिदम बन जाएगा मेंस एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका कंप्लीट रीजनिंग का शेड्यूल। ये आपके डेली टारगेट्स है, इतना आपको करना है। सिलेबस तो आपने कर लिया, उसके बाद में इतना करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अर्थमेटिक पे कि सर अर्थमेटिक को कैसे करें। तो अर्थमेटिक के मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। लगभग आपके 8 से 10 सवाल इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। सीखने आपको सारे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही वाले हैं, और इसी सीक्वेंस में अभी तक आपने तैयार कर लिया होगा इनको। और जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइक सबसे पहले आप परसेंटेज पे कमांड करोगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, देन रेशियो वाला चैप्टर करोगे, और रेशियो वालों में स्पेशली कौन से एज रिलेटेड क्वेश्चंस और पार्टनरशिप बेस्ड जो सवाल होते हैं वो सारे के सारे आप इसमें करने वाले हो। ठीक है, एज रिलेटेड वाला भी और पार्टनरशिप वाला भी, एक एक सवाल दोनों टॉपिक से आता है हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में। बैंक के पेपरों की मैं बात कर रहा हूं, तो इन दोनों को कंप्लीट कीजिएगा। एक लेवल 2 तक के सवाल कर लीजिएगा। अरिथमेटिक में भी लेवल 2 तक के सवाल कर लेना। आपके पास में बुक होगी, क्योंकि आप अभी एक बिगिनर हो, तो अभी आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे किसी ना किसी बुक से, किसी ना किसी पीडीएफ से। तो वहां पे लेवल एकदम अलग अलग करके दिया जाता है कि लेवल 1 का और लेवल 2 का। तो लेवल 2 तक के सवाल आपने पहुंचना है, लेवल 2 तक के सवालों पे अच्छे से कमांड करनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि आपने अभी कोई एग्जाम दिया नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे। पिछले साल वाला देख के आपने किया है, बट लेवल 2 तक के सवाल आपको बनाने हैं। ठीक है भाई। देन टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, एसआई एंड सीआई, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। मेंसुरेशन से जो सवाल आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, तो इसके फॉर्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए। थोड़ा बहुत बदलाव भी आपको करना आना चाहिए, जैसे कि किसी सिलेंडर को एक स्फेयर में चेंज कर दिया, या किसी और दूसरी शेप को किसी दूसरी शेप में चेंज कर दिया, तो उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, शेप में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से सवाल है, पिक करने वाले, जस्ट पिक ही करने और कुछ नहीं करना। दो बास्केट हैं, उसमें अलग अलग बॉल रखी हैं, एक में से पिक किया, दूसरे में से पिक किया, बस इतना सा सवाल, इतना सा आता है आपके प्री में। इस लेवल तक का सवाल आपने प्रैक्टिस करनी है डेली। ऑल्टरनेट डेज पे आपको लेवल 3 के कुछ सवाल डाल देने हैं, लेकिन डेली कितने सवाल करने हैं सर? डेली आपको सवाल करने हैं हर एक टॉपिक में से 10-10 सवाल। ज्यादा सवाल मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो लगभग 50 से 60 सवाल आपके डेली हो जाएंगे अरिथमेटिक के। और 50 सवाल डेली कर रहे हो तो 50 दिन का समय है आपके पास में। तो देख लो, आप एक दिन में अगर 30 सवाल करोगे तो 50 दिन में 1500 सवाल कर लोगे आप। और इतने सवाल करने के बाद में अरिथमेटिक का कोई पैटर्न बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो अगले 2 महीने में भी इतनी तैयारी करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो डेली 10-10 क्वेश्चन आप डालोगे हर एक टॉपिक के। फिर ऑल्टरनेट डेज पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे और लेवल 3 के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। जैसे 2 सवाल आपने परसेंटेज के बना लिए, 2 फिर इसके बना लिए, 2-2 सवाल भी डाल दोगे तो भी काफी है ना, ऑल्टरनेट डेज पे जब मेंस का डाल रहे हो साथ में उसी दिन। तो ये आपका कंप्लीट डेली टारगेट्स रहने वाला है। जीए सेक्शन का, कंप्यूटर का और हिंदी का आप डिसाइड करोगे आपको किस तरीके से देना है। जीए मेरे ख्याल से वीकली सबसे बेस्ट रहता है, डेली कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, बट वीकली वाला जो पीडीएफ होता है उसको अच्छे से कर लिया करो। कंप्यूटर की थ्योरी कर लो, और फिर बस आपको क्या करना है, क्विजेज लगाओ कंप्यूटर के, और जो क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं उनको सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज बेस्ड दोनों के दोनों सब्जेक्ट है आपके, थोड़ा सा कमांड करनी है बस। तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग रखो, और इनमें ये सारी की सारी चीजें आप फॉलो करो। तो प्री और मेंस दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी साथ ही साथ में। अब आ जाती है स्टेप नंबर 5 कि सर स्टेप नंबर 5 बच गई, अब उसमें क्या डिस्कस करेंगे? उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट की प्लानिंग। मैंने कहा था ना भी आपको मॉक टेस्ट लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेप 5 रहेगी आपकी मॉक टेस्ट की प्लानिंग। कैसे आप मॉक टेस्ट प्लान करोगे? 2 चीजें मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम आप सभी के सभी फील करोगे। पहला, लो मार्क्स, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। सेकंड, लो अटेम्प्ट, बहुत कम अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। ये दोनों चीजें कॉमन है आपकी कि बहुत कम मार्क्स आ पा रहे हैं सर, या फिर सर 45 मिनट में वो अचीव ही नहीं किया जा रहा है अटेम्प्ट जो अचीव करने चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। मॉक टेस्ट को लेकर एक 95% और 10% रूल आपने हमेशा फॉलो करना है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे आप एकदम प्रो हो चुके हो। एक रूल 95% 10% का वो मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो देख लीजिएगा। प्लस उसके साथ में मॉक टेस्ट का एनालाइज कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मॉक टेस्ट का एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से खुद को जज किया जाता है मॉक टेस्ट को लेकर।
क्योंकि बहुत जल्दी जज कर लेते हैं हम खुद को, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे और मॉक टेस्ट में खुद की गलतियां पहचानोगे, मॉक टेस्ट में नए पैटर्न्स को पिक करोगे और पहले से बेहतर करने की कोशिश करोगे हर एक मॉक के साथ में। अब आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट प्लान करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने 3 पार्ट में फिर से डिवाइड कर लिया हमारे 55 डेज को। पहले 20 दिन, सेकंड 20 दिन और फिर लास्ट के 15 दिन, टोटल 55 दिन हो गए हमारे पास में, 55 डेज हो गए। तो पहले 20 दिन में आप हर हफ्ते 4 प्री के मॉक सॉल्व करोगे। तो पहले वीक में 4 प्री के मॉक, सेकंड वीक में 4 प्री के मॉक और थर्ड वीक में 4 प्री के मॉक। तो ये आपको टोटल 12 मॉक हो गए। इसके साथ में आप ऐड करोगे 2 मेंस के मॉक, 2 मेंस के कंप्लीट मॉक ऐड करोगे आप, है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वांट का लगा रहे हो या सिर्फ रीजनिंग का लगा रहे हो, नहीं, कंप्लीट ऐड करोगे, क्योंकि उसमें आपका कंप्यूटर जो आपने पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा, जीए जो आप कर रहे हो उसका भी रिवीजन हो जाएगा और हिंदी और इंग्लिश में आप जो भी चूज करने वाले हो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। तो 2 मेंस के मॉक आप लगाओगे फर्स्ट 20 दिनों में। पहले 12 मॉक आप लगाओगे प्री लेवल के और 2 मॉक आप लगाओगे मेंस लेवल के। जब आप प्री लेवल के मॉक लगा रहे हो तो ध्यान से लगाना है कि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जो आपको आता है, और अगर मिस हो रहा है तो उसका रीजन ढूंढना है मिस करने का, फिर उसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो पैटर्न को अपने नोट्स में ऐड करना है जो आप मिस कर रहे हो, और जो वो पैटर्न जो आपने ऑलरेडी अपने नोट्स में बनाया हुआ था लेकिन एग्जाम के दौरान नहीं कर पाए उसे, तो उसका क्या रीजन था, कैसे मॉक टेस्ट में आप गलत क्वेश्चन में फंस गए और समय आपने बर्बाद कर लिया। ये सारी चीजें देखते हुए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, पहला मॉक लगाया, पहला मॉक ओपन किया, 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब भूल जाते हैं इस मॉक को, दोबारा कभी जीवन में ओपन ही नहीं करेंगे। वही जैसे ही पहला मॉक खत्म हुआ, थोड़ा सा 10 मिनट का गैप लिया, फिर मन करता है दूसरा मॉक लगाते हैं, वहां पे 38 मार्क्स आ जाते हैं, फिर तीसरा मॉक लगाया, वहां पे 42 मार्क्स आ जाते हैं। ऐसे चलता रहता है उनका, कभी भी वो अपने मॉक को रिवाइज नहीं करते, कभी भी गलतियां नहीं देखते, कभी भी ये नहीं देखते कि वो कैसे क्वेश्चन में फंस के अपना समय खराब कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन करने वाला था पहले, कौन सा क्वेश्चन बाद में करने वाला था। तो ये सारी चीजें जज करते हुए आप आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत हेल्प करते हैं आपके मॉक टेस्ट। अगले 20 दिनों में आपको प्री के जो मॉक्स हैं उनको बढ़ा देना है और 15 प्री लेवल के मॉक्स लगाने हैं और 3 मेंस के मॉक लगा लीजिएगा, ठीक है। 3 मेंस के मॉक और लगा लीजिएगा पूरे के पूरे वीक में, शेड्यूल कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी समय पे करो, जैसा भी आपका शेड्यूल बनाया आपने, क्योंकि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, काफी लेट नाइट तक पढ़ते हैं, काफी जॉब के साथ में पढ़ते हैं, तो आप अपना शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मॉक दो, जब आप अपना बेस्ट दे सकते हो उस समय पे दो, ठीक है। लास्ट के 15 डेज में क्या करना है सर, लास्ट के 15 डेज में मेंस के मॉक को कहो टाटा बाय बाय, और लास्ट के 15 डेज में 15 प्री लेवल के और मॉक लगाओ आप, 15 प्री लेवल के और मॉक लगा दो। तो टोटल कितने मॉक हो गए, लगभग प्री के 40 मॉक हो गए। सर एक ही वेबसाइट पे या एक ही ऑर्गेनाइजेशन 40 मॉक नहीं देती है, कोई बात नहीं, एक से ज्यादा ले लो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही है तो एक से ज्यादा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उससे तैयारी की थी और बीच में स्विच कर रहे हो इस पे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को देखना है कि आप कैसे बाकी सारे कैंडिडेट्स के बीच में स्टैंड कर रहे हो, और उसमें बदलाव की जरूरत है बस। सारे के सारे मॉक टेस्ट बेस्ट है, किसी का भी आप यूज कर सकते हो, फिलहाल इस समय पे सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मॉक टेस्ट की प्लानिंग। तो एग्जाम से पहले लगभग 5 मेंस के मॉक लगा लेना और ऑल्टरनेट डेज पे मेंस के जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली डीआई को ऐड कर लेना, और कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, उनके साथ में मेंस लेवल के पजल, ये हर एक ऑल्टरनेट डेज पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, ताकि क्या होगा, आपका जो मेंस लेवल है वो भी साथ ही साथ में चलता रहेगा। फिर जैसे ही प्री का पेपर खत्म होगा, मान लीजिए कि आपका प्री का पेपर 7 अगस्त को ही हो गया, तो 7 अगस्त को जैसे ही पेपर हुआ तो भाई 8 अगस्त से हमारी मेंस की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। वेट नहीं करना है आपको रिजल्ट का कि भाई 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, एक बार देख लेते हैं पास हुए या फेल हुए, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, कहीं जबरदस्ती ना मेंस की तैयारी कर लें, तो वो ऐसा नहीं है। मेंस की तैयारी आप करोगे तो वो आगे आने वाले पेपर में आपकी हेल्प करेगी। और 7 अगस्त को पेपर हुआ, 8 से तैयारी शुरू कर दो, रुको मत कभी भी, क्योंकि अभी तक जो रुके हुए थे उनका अब 2 महीने में सिलेबस करना मुश्किल हो जाएगा, और आप पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, 70% 80% आपने सिलेबस भी कर लिया, तो अब आप उन लोगों से काफी आगे हो, और हमेशा आगे ही रहना है आपको, पीछे नहीं आ जाना है। तो जैसे ही पेपर खत्म हुआ अगले दिन से मेंस की तैयारी हम शुरू कर देंगे। फिर मेंस के मॉक लगाओ, मेंस के मॉक लगाओ डेली के डेली, ठीक है। और एक बार मेंस के मॉक लगाओ, उससे पहले प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर भी सॉल्व कर लेना है ना, मेंस लेवल का जो पेपर होता है वो भी सॉल्व कर लेना, कहीं आपका प्री के आपने सॉल्व कर लिए, मेंस के देखे नहीं, तो मेंस के भी आप देख लेना। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहेगी आने वाले दिनों के लिए। एक बहुत डिटेल में डिस्कशन हो गया, जैसा मैंने कहा था कि
डिटेल में जा सकता है, लंबा हो सकता है सेशन, तो काफ़ी लगभग 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो और आपको हेल्प हुई इस सेशन से, आने वाले समय पे डेफिनेटली होगी अगर आप फॉलो करोगे तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।